गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी की थी। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, तो वो है आपका क्रोमैटिन एवं गुणसूत्र का संगठन। क्रोमैटिन क्या होता है और क्रोमैटिन मिलकर के गुणसूत्र का संगठन किस प्रकार से करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन का निर्माण यहां जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स में भी डीएनए होता है, यूकैरियोटिक में भी डीएनए होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर को देख रहे हैं वो केवल यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर जो डीएनए होता है ये डीएनए वलयित होकर के हिस्टोन के साथ मिल जाता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, और हिस्टोन प्रोटीन के साथ में मिलकर के क्रोमैटिन फाइबर का निर्माण करता है। तो यहां पर डीएनए वलयित होकर के क्रोमैटिन फाइबर का निर्माण कर रहा है। तो क्या सबसे छोटी इकाई क्रोमैटिन फाइबर होती है? नहीं, क्योंकि यहां पर अगर हम इस चीज को ये कहें कि ये दोनों मिलकर के यहां न्यूक्लियोसोम का निर्माण कर रहे हैं, और ये न्यूक्लियोसोम किसका निर्माण कर रहा है? क्रोमैटिन का। तो यहां पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए वलयित होकर के न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के न्यूक्लियोसोम बनाएंगे, और ये न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन फाइबर का निर्माण करता है। यहां ये क्रोमैटिन फाइबर इंटरफेज अवस्था में है तो क्रोमैटिन के रूप में ही रहेगा। जैसे ही कोशिका विभाजन अवस्था की तरफ जाती है, डिवीजन फेज में एंटर करती है, तो यहाँ पर ये क्रोमैटिन जल त्याग करके किसका निर्माण कर लेंगे? क्रोमोसोम का, गुणसूत्र का। तो यहाँ ये क्रोमोसोम का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ इस चीज को समझाने के लिए कि क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से किस प्रकार हो रहा है, तो यहाँ पर विभिन्न मतों को दिया गया, विभिन्न बातों को समझाया गया। तो आगे हम देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम होते क्या है, न्यूक्लियोसोम का निर्माण कैसे होता है। मैंने आपको क्रोमैटिन को जिस वक्त न्यूक्लियस को पढ़ाया था उस वक्त बताया था कि क्रोमैटिन भी कैसे होते हैं, दो प्रकार के। एक तो यूक्रोमैटिन होते हैं और दूसरे होते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। तो यहां हम इस चीज का डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको न्यूक्लियस के अंदर बता दिया गया कि यूक्रोमैटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है। तो डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पर आते हैं, न्यूक्लियोसोम। यहाँ पर जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है, ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है क्या, और यहाँ किसने इसको दिया? न्यूक्लियोसोम जो नाम दिया गया है, ये न्यूक्लियोसोम नाम दिया था ऑडेट और इसके साथियों ने मिलकर के, और इसको जो खोज की थी, सब खोज की अगर हम बात करें तो खोज की थी कॉर्नवर्ग ने, और जो नाम दिया था वो दिया था कॉर्नवर्ग के साथ में एक और थे, थॉमस, और नाम दिया था ऑडेट।
और इसके साथियों में। तो यहां पर कॉर्नवर्ग ने और थॉमस ने जो मॉडल दिया था मिलकर के, तो इन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है, यही डीएनए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यही डीएनए वलयित होता है और वलयित होकर के हिस्टोन के साथ मिलता है। डीएनए वलयित होगा और हिस्टोन के साथ मिलेगा और यहां पर एक विशेष संरचना का निर्माण करेगा। विशेष संरचना या यूनिट का निर्माण करता है और ये यूनिट क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसोम। ये यूनिट कहलाती है न्यूक्लियोसोम। यहां जो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, डीएनए तो फिक्स है, बात करते हैं हम हिस्टोन प्रोटीन की। तो यहां पर जो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है वो हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रकृति की होती है। प्रकृति कैसी होती है इसकी? क्षारीय। प्रकृति क्षारीय होती है और साथ ही यहां पर आर्जिनिन और लाइसिन दोनों ही यहां एक्सिस में उपस्थित होते हैं, दोनों ही अधिक मात्रा में होते हैं और इनके कारण ही प्रकृति कैसी होती है? हिस्टोन की क्षारीय। तो यहां क्षारीय प्रकृति की हिस्टोन पाई जाती है। ये क्षारीय प्रकृति की और डीएनए कैसा है? अम्लीय प्रकृति का। तभी तो न्यूट्रल होंगे। अगर दोनों क्षारीय क्षारीय हो जाएंगे या अम्लीय अम्लीय हो जाएंगे तो न्यूट्रल नहीं होंगे, क्योंकि डीएनए में क्या उपस्थित है? फॉस्फेट ग्रुप और यहां पर अमीनो ग्रुप। क्योंकि प्रोटीन है तो अमीनो अम्ल से उपस्थित बनी होगी और यहां होता है अमीनो ग्रुप। तो ये क्षारीय और ये अम्लीय एक दूसरे से मिलकर के यहाँ उदासीन होते हैं ये, लेकिन वास्तविक रूप में ये उदासीन नहीं होते। आगे बताते हैं अभी आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ जो हिस्टोन और डीएनए हैं ये किस प्रकार से एक दूसरे से संयोजित होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम हिस्टोन कोर। हिस्टोन कोर, यहां पर जो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है इसके 8 अणु मिलकर के एक अष्टांशक बनाते हैं। अष्टांशक या ऑक्टामर। यहां पर जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, इस हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु मिलकर के अष्टांशक या ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। तो यहां पर हिस्टोन प्रोटीन होती कितने प्रकार की है? तो ये 4 प्रकार की होती है। H2A, H2B, H3 और H4। H3 और H4 इन दोनों के दो अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। तो इन दोनों के दो अणु जो मिलकर के अष्टक का निर्माण कर रहे हैं, तो यही अष्टक क्या कहलाता है? हिस्टोन कोर कहलाता है। और इसी अष्टक को हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम वास्तविक रूप में न्यूक्लियोसोम तब होता है जब इस पर डीएनए की बाइंडिंग हो जाती है, लेकिन हम अष्टक को भी ऑक्टामर या न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो यहां पर अब ये ऑल ओवर जो ऑक्टामर है, इस ऑक्टामर पर चार्ज कैसा होगा? तो ये ऑक्टामर पॉजिटिव आवेशित होता है।
पॉजिटिव आवेशित होता है। तो इसका मतलब मात्रा किसकी अधिक है? अगर फॉस्फेट अधिक होता तो नेगेटिव आवेशित होता, और अमीनो ग्रुप अधिक है तो पॉजिटिव आवेशित है। तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है तो ऑल ओवर ये न्यूट्रल नहीं हो पाते। तो कैसा होता है ये ऑक्टामर? पॉजिटिव आवेशित होता है। तो यहाँ जो हिस्टोन का ऑक्टामर होता है, ये ऑक्टामर गोलाकार होता है। गोलाकार है तो व्यास भी होगा इसका। तो यहां इसका व्यास 11 नैनोमीटर होता है। इसका जो व्यास होता है वो 11 नैनोमीटर होता है। और यहां एक 140 बेस पेयर उपस्थित होते हैं। 140 यहाँ बेस पेयर उपस्थित होते हैं और व्यास 11 नैनोमीटर होता है। तो इन बेस पेयरों को हम बताते हैं कि कैसे होते हैं ये 140। क्या इसी के 140 होते हैं या डीएनए के साथ? नेक्स्ट बात करते हैं हम देखिए स्टूडेंट्स, यहां एक ये हो गया और एक यहां। क्योंकि 4 आगे वाले तो हमको कंप्लीट दिखाई देंगे, लेकिन 4 पीछे वाले हमको दिखाई कंप्लीटली नहीं देते हैं। ये आपको दिखाने की वजह से इसको करना पड़ रहा है इस प्रकार से। ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे उपस्थित होते हैं। H2A, H2A, H2B और H2B, H3, H3, H4 और ये H4। तो ऑल ओवर कितने हो गए? 8। ये तो हो गया ऑक्टामर। अब यहां पर जो डीएनए उपस्थित है, ये डीएनए 1.75 कुंडलन होता है, मतलब 1.25 कुंडलन इन ऑक्टामर पर लिपटी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पूरा 2 कुंडलन नहीं होता, 1.25 कुंडलन होता है डीएनए का, जो यहाँ पर ऑक्टामर पर लिपटी हुई अवस्था में प्रेजेंट होता है। एक कुंडलन तो ये रहा पूरा, आधे से ज्यादा इधर होता है और आधे से कम इधर। तो यहाँ पर डीएनए के 1.75 कुंडलन प्रेजेंट होता है, जो किसको? इस ऑक्टामर को घिरी हुई अवस्था में होता है। अब यहाँ पर जो ये डीएनए होता है, इस डीएनए में जो हमने अभी बताया था कि 140 बेस पेयर होते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 से लेकर के 114 बेस पेयर किसके हो सकते हैं? डीएनए के। 2 से लेकर के 114, ये डिपेंड करता है प्रत्येक जीव के ऊपर, प्रत्येक स्पीसीज के ऊपर, प्रत्येक जाति के ऊपर, किस जाति के डीएनए में कितने बेस पेयर प्रेजेंट हैं। तो ये भी इनके साथ क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। देखिए, इसका जो ये वाला एरिया होता है, ये तो होता है 5.5 नैनोमीटर का,
और यहां से यहां तक का जिसको हम व्यास बोल रहे थे, ये व्यास होता है 11 नैनोमीटर का। चौड़ाई इसकी 5.5 नैनोमीटर और पूरी की पूरी जो इसका व्यास बोले या ऊंचाई बोले वो होती है इसकी 11 नैनोमीटर की। हमने 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन तो पढ़ ली, एक प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन और पाई जाती है, वो होती है H1। यहां पर H1 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन और पाई जाती है। ये क्या करती है, जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए को और प्लस हिस्टोन के जो 8 एटम हैं, इन दोनों को लॉक करने का कार्य करती है। लॉक बोले या सील बोले या पैक बोले, तो इनको सील करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, H1 के द्वारा किया जाता है। ये H1 यहां इस प्रकार से उपस्थित होती है कि जो ऑक्टामर है उस ऑक्टामर से डीएनए की बाइंडिंग हट ना जाए, उसको कैसे क्या कर देती है, लॉक कर देती है, वहीं पर उसको रोक देती है। तो यहाँ जो ये हिस्टोन प्रोटीन है H1, ये न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं होती, न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं होती है। ये कहाँ होती है, इस न्यूक्लियोसोम के बाहर उपस्थित होती है। तो ये सबसे मान्य मॉडल था, सबसे मान्य मत था जिसको एक्सेप्ट किया गया था, जिसको कॉर्नबर्ग और थॉमस ने दिया था। तो यहाँ अब ये जो हमारा न्यूक्लियोसोम हमको दिखाई दे रहा है, ये हमारी प्राथमिक प्रकार की पैकिंग होती है। अभी और अधिक पैकिंग होगी तब जाके किसका निर्माण होगा, क्रोमोसोम का। तो आगे देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। यहां जो प्राथमिक प्रकार की पैकिंग है, इसको दिया था फिंच और क्लग, फिंच और क्लग ने। इन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियोसोम होता है, जो प्राथमिक प्रकार की पैकिंग होती है, इस न्यूक्लियोसोम की 6 यूनिट प्रति टर्न, मान लिया 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 यूनिट आगे हम अभी पढ़ेंगे तो इस प्रकार से मिलकर के एक संरचना का निर्माण कर रही हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोलेनॉइड। प्रति टर्न पर 6 यूनिट उपस्थित होंगी। तो ये 6 यूनिट प्रति टर्न उपस्थित होती हैं। तो जो एक टर्न में उपस्थित है, यही एक टर्न क्या कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है। तो 6 यूनिट मिलकर के किसका निर्माण कर रही हैं, सोलेनॉइड का। और यहां जो सोलेनॉइड होता है, इस सोलेनॉइड का जो व्यास होता है, ये व्यास होता है 30 नैनोमीटर। 11 से कहां पहुंच गया, 30 पर। तो इसका व्यास 30 नैनोमीटर होता है। ये तो थी सेकंड प्रकार का, ये फर्स्ट प्रकार की और ये सेकंड स्तर का की पैकिंग। इसके बाद में जो ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में और अधिक इस प्रकार से घुमाव आएंगे और अधिक कुंडलन होगा। तो यहां 3 स्तर पर और कुंडलन होते हैं, 3 स्तर पर। इसके बाद और 3 स्तर पर कुंडलन होते हैं।
तो इसके बाद जो और 3 स्तर पर कुंडलम होते हैं, तो तीसरे स्तर पर सेकंड स्तर पर जाकर के यहाँ 700 नैनोमीटर के 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं, अभी बताऊंगी। और ये 700 मीटर के 2 क्रोमेटिड इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो लास्ट में 1400 नैनोमीटर का क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। तो यहाँ पर 1400 नैनोमीटर का क्रोमोसोम गुणसूत्र बन जाता है। ये जो इस गुणसूत्र की जो व्यास हम जब ले रहे हैं, ये कितना हो जाता है, 1400 हो जाता है। तो इस प्रकार एक छोटी सी यूनिट जिसको हम, अब इसको इस क्रोमोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब परासंरचना, बहुत छोटी से छोटी संरचना। तो ये क्रोमोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, इसी की यूनिट से मिलकर के क्रोमोसोम का निर्माण होता है। नेक्स्ट चलते हैं। वापस से यही संरचना, और अब जो ये क्रोमोसोम के न्यूक्लियोसोम के चारों ओर जो डीएनए था, ये डीएनए वापस से इसको इसी प्रकार से पैक कर लेगा। वापस से वही संरचना फिर, और इनको चारों ओर से फिर घिरे हुए क्या उपस्थित होगी, ये H1 प्रोटीन। तो ऐसे ही यहां पर लगातार 6 यूनिट मिलकर के एक सोलेनॉइड का निर्माण कर लेंगी। तो यहां लगातार ये 6 यूनिट इस प्रकार से एक दूसरे से मिलेंगी, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर जो न्यूक्लियोसोम की 6 यूनिट होती हैं, ये मोती के माला जैसी दिखाई देती हैं। जैसे हम गले में काले बीजों की माला पहनते हैं, बीच बीच में बीज होते हैं और फिर उसके बीच में धागा या कोई भी मेटल लगी होती है, तो इस प्रकार से ये हमें मोती की माला समान दिखाई देती हैं। इनमें क्या होगा, इस प्रकार से ऐसे कॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रत्येक टर्म में 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे। अब ये प्राथमिक प्रकार की ये हो गई, द्वितीयक प्रकार की ये हो गई, इसमें अब और कॉइलिंग होगी इस प्रकार से, और कॉइलिंग होगी यहां, और इसका व्यास बढ़ा, और एट लास्ट इस प्रकार से ये 700 नैनोमीटर के 2 क्या बन जाएंगे, अर्ध क्रोमेटिड। और ये कैसे जुड़ जाएंगे, एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, जो ये क्या हो जाएगा, 1400 नैनोमीटर व्यास का क्रोमोसोम। तो यहां ऐसे न्यूक्लियोसोम से क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके कार्यों की। कार्यों के अगर स्टूडेंट्स हम बात करें, तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कम से कम जगह में अधिक से अधिक जेनेटिक मटेरियल को हम भर सकते हैं। पैकिंग उस हिसाब से होती है, क्योंकि सेल का जो न्यूक्लियस होता है कुछ माइक्रोमीटर में उसकी व्यास होता है, और अगर हम डीएनए को खोल करके देखें तो ये कई मीटर तक का होता है। तो यहाँ
इतनी छोटी जगह में इसको किस प्रकार से संगठित रखें, तो उस हिसाब से इसकी ये पैकिंग होती है। तो कम से कम स्पेस में अधिक से अधिक डीएनए को हम भर सकते हैं। दूसरा, रेप्लिकेशन के जरिए ये अपने खुद का निर्माण कर सकता है। तीसरा, आनुवांशिकी का वाहक होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाने का भी कार्य करता है। तो जो कार्य न्यूक्लियस कर रहा था, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, डीएनए, तो वही कार्य यहाँ पर डीएनए के द्वारा संपन्न होते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं गुणसूत्र, तो नेक्स्ट लेक्चर।